हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 7 के चैप्टर 1 का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 2 राजा और उसके राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, दक्कन के राष्ट्रकूट किसके अधीनस्थ थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के। दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार किया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसमें याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। दूसरा है, कदंब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः केरल और महाराष्ट्र में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसमें याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुष ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, जैसे कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह कृति किस काल की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट काल की। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। अगला प्रश्न है, राजाओं के राजा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराजाधिराज। कई राजाओं ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 8वीं सदी में राजाओं के राज्यों में प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, राजाओं में से कईयों राजाओं ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह के भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे। दूसरा कथन है, राज्यों के उत्पादकों से संसाधन इकट्ठा किया जाता था और इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था।
तीसरा है राजस्व वसूली करने के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। चौथा है ये पद आनुवांशिक नहीं हुआ करती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इस ओहदों पर होते थे। अगला प्रश्न है, चोल काल में वेट्टी शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलहड़ ने अपने वृत्तांत में गुजरात पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। ये गलत है। प्रशस्तियों से हमें पता चलता है कि राजा खुद को मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में दर्शाना चाहते थे। ये कथन सत्य है। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये कथन भी सत्य है। राजतरंगिणी नामक संस्कृत काव्य की रचना कलहड़ ने किया। ये भी सत्य है। कलहड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। राजतरंगिणी नामक संस्कृत काव्य की रचना कलहड़ ने किया था। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। अगला प्रश्न है, कलहड़ की रचना द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं इतिहास का पता चलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कश्मीर के राजा का। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल शासकों के बीच के चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने अपने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन है मोहम्मद गजनी। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा शासक था, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से लेके 1025 ईस्वी तक हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, शासकों ने बड़े मंदिर का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, इसीलिए जब एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो सीधे मंदिर को निशाना बनाते थे, जो बहुत अधिक संपन्न होते थे। दूसरा है, महमूद गजनवी ने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया। तीसरा है, चौहान वंश का शासन सिंध और कश्मीर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चौथा है, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक शासक को 1192 में हराया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, इसीलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हारा गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से सोमनाथ मंदिर को कौन लूट कर ले गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महमूद गजनी। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा शासक था, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से चौहानों का प्रमुख शासन कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज तृतीय। चौहानों का प्रमुख शासक पृथ्वीराज तृतीय था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को
1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चोल वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, चोल वंश कावेरी डेल्टा के मुट्टिरियार नाम से प्रसिद्ध छोटे से परिवार की सत्ता थी। दूसरा है, चोल वंश कांचीपुरम के पाल राजाओं के महतत थे। तीसरा है, राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। चौथा है, राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को विजित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सत्य है। कावेरी डेल्टा में मुट्टिरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महतत थे। उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों से बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। अगला प्रश्न है, चोल वंश के किस शासक ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर आक्रमण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। अगला प्रश्न है, गंगईकोंड चोलपुरम डैश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंदिर। गंगईकोंड चोलपुरम राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, चोलकालीन कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। दूसरा है, चोल काल में कृषि के विकास कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिससे उपजाऊ मिट्टी जम जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चोल काल के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। पहला है, चोल काल में किसानों के बस्तियों को उर कहा गया है, जो सिंचित खेती के कारण बहुत ही समृद्ध हो गई। दूसरा है, गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुर्वे दवेलन, अरैयार जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। अगला प्रश्न है, निम्न में से गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाडू। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेलन वगाई का गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होगा। ब्रह्मदेय का ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होगा। साला भोग का किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि होगा और पल्ली चंदनम का जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि होगा। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है। साला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि है। देवदान तिरुन मटकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है और पल्ली चंदनम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते हैं तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते हैं। दूसरा है, चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चोल काल में किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उर। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।